वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा संविधान है ये कहाँ कहाँ के सोर्सेस से लेकर बनता है और किस तरीके से किन किन कंट्रीज का इसमें योगदान रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो हमारे लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए क्लास के साथ। और चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक जो एलिगेशन लगता है कि हमने अपना कुछ नहीं बनाया है, इस संविधान में सारी चीजें क्या कर रखी हैं, बोरो कर रखी हैं। इट इज ए बैग ऑफ बोरोइंग, ये बोला जाता है। अब ये बात कहाँ तक सही है, और इस पर यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तो ये कहाँ तक सही है, इसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं और क्यों ऐसा बोला जाता है कि ये बैग ऑफ बोरोइंग है, इसको जरा समझते हैं। ठीक है, देखिए, हमारा जो संविधान लिया गया है या बनाया गया है, इसे बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बनाया गया, इसे बिल्कुल जीरो पॉइंट से नहीं बनाया गया। जो हमारे पास ऑलरेडी चीजें अवेलेबल थी, सिर्फ उन्हीं को जोड़ तोड़ करके बनाने की कोशिश की गई है। ऐसा क्या बनाया गया है, क्या हमारे पास था, तो हमारे पास जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे, यानी ब्रिटिश सिस्टम, जो ब्रिटिश एक्ट थे, उनको हमने ध्यान में रख के चीजें उठाई हैं वहां से। सबसे बड़ा जो पोर्शन है जो हमने उठाया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है। इसके मैं आपको स्लाइड्स यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं बाद में, ठीक है, और इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने क्या क्या लिया है इस एक्ट से, वो इसे समझ लेते हैं। एक तो फेडरल सिस्टम लिया है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों ही इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता, यानी सेंटर और स्टेट दोनों ही इंडिपेंडेंट रहेंगी। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस किस तरीके से काम करेगा, ये हमने यहाँ पर कॉपी किया है। जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये जो जुडिशरी सिस्टम है, ये भी हमने 1935 के एक्ट से ही लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, फेडरल सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कमीशन भी हमने इसी 1935 एक्ट से ही ली हुई हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, हालांकि इमरजेंसी प्रोविजन बहुत पहले से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, फ्रॉम द एक्ट दैट इज 1861, वहां से इसे कॉपी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। लेकिन ये इलेबोरेटेड फॉर्म में हमें 1935 में देखने को मिलता है, और इसी को हमने इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और छोटी छोटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, इन्हें यहाँ से कॉपी किया जाता है। ये समझिए कि 1935 एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है, और हमने अपना ज़्यादातर पोर्शन इसी से कॉपी कर रखा है। ठीक है, ये एक्ट है, आप चाहें तो इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्या क्या इस एक्ट में था और हमने क्या क्या कॉपी किया है। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे आप पढ़ लीजिए। चलिए, और कहाँ से लिया है, और उनसे जो हम पर राज कर रहे थे, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ लिया है। तो ब्रिटेन वाले हमें क्या दे सकते हैं, जो उनके पास होगा वही दे सकते हैं। तो उनके पास क्या था, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते थे, और इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही फॉलो किया जा रहा था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी कर रखा है। रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी कर रखा है। अब रूल ऑफ लॉ क्या है, इसके ये क्या होता है, इसको समझते हैं जरा। देखिए, ब्रिटेन में कौन राज करता था, यानी ये रानी, राजा रानी ये राज करते थे। ठीक है, अब इन्हें प्रताड़ित करते थे किसे, आम जनता को। और आम जनता से मतलब ये है कि वहां की पार्लियामेंट भी इससे दूर नहीं थी। ठीक है, तो किसी भी नेता को पकड़ के, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, उसे फांसी की सजा दे दी जाती थी। यानी जो राजा और रानी बोल देते थे वही अल्टीमेट लॉ होता था। इस बात से परेशान होकर वहां की जो आम जनता है, इसने कहा कि राजा रानी की मनमानी नहीं चलेगी, ये जो तानाशाही चल रही है ये नहीं चलेगी। क्या करेंगे, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। किससे चाहिए, राजा और रानी से प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये कहते हैं कि हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। क्या कहते हैं ये, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। यानी राजा का नियम नियम नहीं चलेगा, राजा का शासन नहीं चलेगा, लॉ का शासन चलेगा, कानून का राज चलेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है कानून का राज वाला। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन दी जाती है कि अब मनमानी ढंग से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जो लॉ में स्टैब्लिश है, जो लॉ में लिखा गया है, उसी के हिसाब से आपको काम करना है, और वही चीजें यहाँ पे फॉलो की जा सकती हैं। यानी आप किसी को भी मन चाहे ढंग से अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी को भी मन चाहे ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक, उसका अधिकार नहीं छीन सकते। अगर ये करना है तो लॉ में चेंज करना पड़ेगा, और लॉ में चेंज करने के लिए पार्लियामेंट बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रूल ऑफ लॉ वाले कॉन्सेप्ट के जरिए जो राजा और रानी है, इनके पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अब समझो, ये जो अक्षय कुमार हैं, ये एज ए पार्लियामेंट समझ लीजिए ब्रिटेन की, और ये एज ए रानी हाथ जोड़ के खड़े हैं कि मालिक माफ कर दीजिए।
ठीक है, यहाँ पर तो आप चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन ब्रिटेन राज करता है स्टार्टिंग में अमेरिका पर भी। तो जब ब्रिटेन अमेरिका पर राज करता है तो ब्रिटेन नहीं राज कर रहा होता, वहां पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन की सरकार राज कर रही होती है। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी वही काम करती है, यानी अमेरिका के लोगों को एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है, अमेरिका के लोगों को लॉ के सहारे, कानून के सहारे या कानून की सहायता से इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी एक्सप्लॉइट करने के लिए भी नियम बना दिए जाते हैं या नियमों की आड़ में एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऐसे समझ। तो जो अमेरिकन्स थे ये बड़े परेशान थे। ये किससे परेशान थे? ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। ये कह रहे थे कि साहब पार्लियामेंट हमारे प्रोटेक्शन के लिए होनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट क्या कर रही है? लॉ को हथियार बनाकर हमें एक्सप्लॉइट कर रही है। तो अब हमें छुटकारा चाहिए पार्लियामेंट से। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट को छुटकारा किससे चाहिए था? रानी से। ठीक है, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट को छुटकारा चाहिए था मोनार्की से। अमेरिका को छुटकारा चाहिए था पार्लियामेंट्री सिस्टम से या पार्लियामेंट के तौर तरीकों से। तो इन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन बन चुका है, तो रूल ऑफ लॉ अब बहुत समय तक एप्लीकेबल नहीं रहेगा और ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसलिए अमेरिका डेवलप करता है एक नया कॉन्सेप्ट जिसे बोला जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये नया कॉन्सेप्ट था, ये बोलता है कि ठीक है, लॉ के अनुसार काम होना चाहिए, लेकिन पहले ये तो चेक कर लो कि लॉ अपने आप में सही है या नहीं है। रूल ऑफ लॉ में लॉ को चेक करने वाली कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लॉ को चेक करने वाली बात हो रही कि वास्तव में लॉ सही है। सही है तो फॉलो करेंगे, सही नहीं है तो ऐसे लॉ को बेकार मतलब रद्दी में फेंक देंगे। ये तो अमेरिका डेवलप करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और ब्रिटेन डेवलप करता है रूल ऑफ लॉ। दोनों में अंतर समझ लीजिए और दोनों ही हमको ये चीजें अपने अपने अनुसार देते हैं। चलिए, अच्छा ये जो मैंने स्लाइड दिखाई थी देखो, जैसे अक्षय कुमार पार्लियामेंट समझ लो ब्रिटेन की, तो ये रानी के सामने यानी मोनार्की के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। जैसे ही अक्षय कुमार को पावर मिल जाती है तो ये क्या करते हैं? अमेरिका की जनता को लात मारना शुरू कर देते हैं। कि जब तक इन पर लात पड़ रही थी तो ये क्या कर रहे थे? साहब हम तो दबे कुचले, हमारी रक्षा करो, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। और जब इन्हें पावर मिल जाती है तो अमेरिका वालों को ये दबाना शुरू कर देते हैं। और होता भी यही है कि जब अमेरिका वालों को ताकत मिल जाती है फिर ईरान वालों को, फिर ये सऊदी अरब या ये को, जहां भी इन्हें मौका मिलता है वहां के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना, जो पावर में है वो अपने अनुसार नियम बना रहा है, और जो अभी पावर में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो भी बहुत अच्छा आदमी होगा। ठीक है, खैर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट भी हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। कैबिनेट सिस्टम यानी पोर्टफोलियो सिस्टम भी हम ब्रिटेन कैबिनेट से लेते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। ये कैबिनेट सिस्टम या पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम द 1861 एक्ट से। रिट्स जारी किए जाते हैं। रिट्स क्या होते हैं? रिट्स एक तरीके से क्लेम होता है, किसका? सिटीजन्स का क्लेम होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनका हनन किया जा रहा है। तो जुडिशरी कृपया इसे रोकिए। किसे? सरकार को रोकिए। ठीक है, वैसे ऐसा समझ लो कि एक आम व्यक्ति है, ठीक है, अब इसके फंडामेंटल राइट हैं। अब इसके फंडामेंटल राइट को कौन स्नैच कर रहा है? स्टेट स्नैच कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये आम व्यक्ति, ये भागा भागा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास और बोलेगा कि देखो यार, स्टेट ना हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, इसे रोको। और इसे रोकने के लिए आप रिट्स जारी करिए, यानी आदेश जारी करिए। तो ये जो रिट्स है ना, 5 रिट्स हैं हमारे पास: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्सोरी एंड क्वो वारंटो। ये 5 रिट्स हैं। ये क्लेम कर सकते हैं जुडिशरी में जाकर, आप इनका इस्तेमाल करिए ताकि हमारे फंडामेंटल राइट बचे रहें। तो ये रिट्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेते हैं। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब जो मंत्री हैं, जो एमपी एमएलए हैं, इनको अलग से प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। यानी इन्हें 2 महीने पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता, 2 महीने बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता सेशन से। ठीक है, इनके लिए अलग से प्रिविलेजेस हैं कि इनकी खाने की व्यवस्था अलग होगी, इनके चलने फिरने की व्यवस्था अलग होगी, इनकी जो टिकट्स हैं ये फ्री होंगी। तो ये कुछ प्रिविलेजेस हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी कर रखे हैं। बाइक कैमरलिज्म। अब बाइक कैमरलिज्म क्या होता है? जिसमें 2 हाउसेस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेंटर पर 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों ही लेजिस्लेशन का काम करते हैं, तो लेजिस्लेटिव के 2 हाउस हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 2 हाउस हो गए। तो 2 हाउसेस जहां पर पाए जाते हैं उसे बाइक कैमरलिज्म बोला जाता है।
ये स्टेट लेवल पर भी व्यवस्था पाई जाती है। तो कुछ स्टेट में आपको 2 हाउस दिखाई देंगे, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें हम एमएलए बैठते हैं और एमएलसी बैठते हैं। ठीक है, तो एमएलए और एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस व्यवस्था को बोलते हैं हम बाई कैमरलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेंगे, तो एक तो वही चीज लेंगे भाई, हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहां से ले रखा है, इसको मेंशन कर लीजिएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स किसको मिले थे, आम जनता को मिले थे। और आम जनता किसके खिलाफ क्लेम करती है, हमेशा फंडामेंटल राइट्स स्टेट या इंडिविजुअल के खिलाफ क्लेम किए जाते हैं। मोस्टली स्टेट के खिलाफ क्लेम किए जाते हैं, स्टेट एनक्रोच करने की कोशिश करता है फंडामेंटल राइट पर, तब इन्हें इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें फंडामेंटल का दर्जा दिया जाता है, दैट इज फंडामेंटल राइट। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो मैंने कहा इस केस में अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जुडिशरी क्या होगी, पार्लियामेंट से छोटी होगी या किसी के दबाव में काम करेगी, तो ये कभी भी स्टेट को नहीं रोक पाएगी, कभी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, ये कभी भी फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को नहीं बचा पाएगी। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना और स्ट्रांग होना दोनों ही बहुत जरूरी हैं, तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशरी को पावर दे रखी है कि आप स्टेट एक्शन का रिव्यू ले सकते हैं। देखो इतना समझना कि जो यूएसए है ये काफी पिट कुट कर तब इसको अकल आई है, तो इसने एक चीज समझी कि हम किसी को भी सुप्रीम नहीं रहने देंगे, क्योंकि ब्रिटेन में एक टाइम पर जब मोनार्की सुप्रीम थी तो मोनार्की की एक डिक्टेटरशिप चलती थी, मोनार्की की मनमानी चलती थी। मोनार्की हटी तो वहां पे पार्लियामेंट आई, तो पार्लियामेंट की वहां पे डिक्टेटरशिप, एक तरह से मोनार्की चल रही है, एक तरीके से कह सकते हो, उसी का दबदबा चल रहा है, जो वो कह देते हैं वो फाइनल है, सुप्रीमेसी चल रही है। तो जहां भी सुप्रीमेसी दी जाएगी वहां पर जो आम जनता है इसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात यूएसए समझ गया, यूएसए ने किसी को भी सुप्रीमेसी नहीं दी, इसने जुडिशरी बनाई। ठीक है, जुडिशरी बनाने के बाद बोला कि हम जुडिशरी को हटा सकते हैं, कैसे, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इनको हटाया जा सकता है, यानी ये अल्टीमेट सोवरेन नहीं है, अल्टीमेट पावर नहीं है। इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, प्रेसिडेंट को सारी पावर दी, और साथ ही साथ बोल दिया कि हम प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं। पावर दे रहे हैं और फिर साथ ही साथ धमकी भी दे रहे हैं कि तुमको हम हटा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला अपने औकात में रहेगा। बस यही किया गया है इसमें। ठीक है, जुडिशरी को पावर दी, जुडिशरी को हटाने की भी धमकी दे दी, प्रेसिडेंट को पावर दी तो प्रेसिडेंट को हटाने की भी धमकी दे दी। इन्होंने अपना असेंबली बनाई, उस असेंबली में भी चेंजेस करने की धमकी दे दी। तो सबसे इन्होंने सुप्रीम जो रखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन रखा है, और संविधान को भी सुप्रीम नहीं रखा, ये संविधान में भी चेंज कर देते हैं। तो इनके यहाँ सुप्रीम जो अगर चीज देखी जाए तो वो जनता है, आम व्यक्ति, उसके वोटों का अधिकार या उसका जो पार्टिसिपेंट वो सुप्रीम है, उसकी जो विल है वो सुप्रीम है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट की पोस्ट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हम यूएसए से लेते हैं, और साथ ही साथ इसको हटाने की भी प्रोसीजर यानी इम्पीचमेंट इसी से ले लेते हैं। आयरलैंड से क्या लेते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट को क्या करना चाहिए, ये चीज देखते हैं। प्रोसीजर फॉर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ हाउस। अच्छा, डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो डीपीएसपी हम इंडिया में 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है, तो दैट इज सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल, डीपीएसपी में ये डिवाइडेड है। आगे चल के इसे हम बात करेंगे। राज्यसभा में किस तरीके से मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, ये डिफरेंट प्रोसीजर है लोकसभा से। ठीक है, और जो प्रोसीजर हम राज्यसभा में इस्तेमाल करते हैं लगभग सेम प्रोसीजर, कुछ कुछ सिमिलर सा प्रोसीजर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोनों के ही प्रोसीजर हमने किससे लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। कनाडा से क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल गवर्नमेंट तो है, साथ ही साथ और सेंटर है वो बहुत स्ट्रांग है। रेसिडरी पावर सेंटर के पास रहेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ऑफिस हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर किससे लिया, कनाडा से लिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन रहेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस दे सकता है, या प्रेसिडेंट अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा है कि यार ये अब समझ नहीं आ रहा, क्या करें, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए, थोड़ी एडवाइस चाहिए, तो प्रेसिडेंट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट उन्हें एडवाइस दे सकता है। अब ये एडवाइस कुछ केसेस में मैंडेटरी होती है, बाइंडिंग नेचर की होती है, कुछ में सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती है, यानी प्रेसिडेंट मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते, ये केसेस पर डिपेंड करता है।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट, यानी वो लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे, उस लिस्ट को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फ्रीडम स्टैब्लिश होनी चाहिए, ये हमने दिया है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो हमारे यहाँ पे दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अब किसी बिल को अगर कानून बनना है, किसी बिल को एक्ट बनना है, तो लोकसभा से पास होना पड़ेगा और राज्यसभा से भी पास होना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि लोकसभा से पास हो जाए और राज्यसभा से पास ना हो, या राज्यसभा से पास हो जाए और लोकसभा से पास ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो डेडलॉक क्रिएट होता है, इस डेडलॉक को सुलझाने के लिए क्या किया जाए, तो एक ऑप्शन है हमारे पास ज्वाइंट सिटिंग का। ज्वाइंट सेटिंग देखी जाए तो अब तक सिर्फ 3 ही बार ज्वाइंट सेटिंग हुई है। एक तो डॉरी एक्ट में, एक बैंकिंग सर्विस कमीशन में, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म यानी पोटा एक्ट में। ठीक है, तो पोटा एक्ट में तो इस्तेमाल में लिया गया है अब तक सिर्फ 3 ही बार। ठीक है, बाकी जर्मनी से क्या लिया है, अब जर्मनी हमें क्या दे सकता है, उस समय का जर्मनी यानी जहां पर हिटलर राज करता था, वहां पर क्या मिल सकता है, वहां हमें ये मिलता है कि इमरजेंसी कंडीशन में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दीजिए। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दीजिए, यही मिल सकता है, नेगेटिविटी ही मिल सकती है। अच्छा, सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर से क्या मिलता है, जो अभी रशिया बोला जाता है, इससे क्या मिलता है, इससे मिलती है हमें फंडामेंटल ड्यूटीज। हालांकि जब संविधान बना था तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज उस समय इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी, ये बहुत बाद में इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, आइडियल ऑफ जस्टिस यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो कि सेम हमने कॉपी किए हैं अपने प्रियम्बल में भी। फ्रांस से क्या मिलता है, रिपब्लिक नेचर, यानी जो हेड होगा वो परमानेंट नहीं होगा, वो हेरिडिटरी नहीं होगा, वो फिक्स टेन्योर के लिए होगा। ठीक, साथ ही साथ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से डेवलप होती हैं चीजें, तो 3 आइडियल्स हमारे पास निकल कर आते हैं, दैट इज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है, और फ्रेंच से ही हमने तीनों जो जेम्स हैं ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए हैं, और ये हमने प्रेम्बल में भी मेंशन किए हुए हैं। साउथ अफ्रीका से क्या मिलता है, साउथ अफ्रीका से हमें मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जाए, यानी आर्टिकल 368 और मेजोरिटी जो इस्टेब्लिश की गई हैं वो, और ये प्रोसीजर। ठीक है, ये हमें मिलता है साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा में किस तरीके से सीट्स एलोकेट की जाएंगी, या इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी हमें साउथ अफ्रीका से ही देखने को मिलता है। जापान से क्या मिलता है, जापान हमें क्या दे सकता है, तो जापानीज हैं। ठीक है, जापान है या जापानीज हैं, ये बड़े पंक्चुअल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं अपने लॉज को लेकर। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा है कि डो नॉट स्पिट, यानी यहाँ पे थूकें ना, तो वो कभी थूकेंगे नहीं वहाँ पर, क्योंकि वो नियम है, वो नियमों का पालन करना जानते हैं। अगर वहाँ पे लिखा है कि वियर द हेलमेट, तो वो सब हेलमेट पहनेंगे। हम लोगों की तरह नहीं कि जहाँ पे लिख दिया कि यहाँ थूकना मना है, तो ढूंढ ढूंढ के वहीं थूकेंगे जहाँ पर लिखा है जहाँ थूकना मना है। ठीक है, और कहीं लिख गया कि यहाँ हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यहाँ पर हेलमेट पहन दिएगा, आपकी सुरक्षा के लिए है, तो हमें तो खतरों के खिलाड़ी बनना है। ठीक है, तो जानबूझकर नहीं पहनेंगे, और देखेंगे कि पुलिस वाला कहाँ खड़ा है, और जहाँ खड़ा है दिख गया कि ये पुलिस वाला खड़ा है, वहां से कट मार के ले जाएंगे ताकि पुलिस वाला हमें देख पाए। हम इतना रिस्क उठा लेंगे, लेकिन हेलमेट पहनने का रिस्क, हेलमेट पहनने की जो काम है वो नहीं करेंगे, है ना। तो ये इंडियंस की खासियत है। हालांकि ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए थी जापान से, लेकिन ये नहीं सीख पा रहे हैं। जापानीज में एक और चीज़ अच्छी बात है, वो है उनकी पंचुअलिटी। अगर उन्होंने तुम्हें 9 बजे की मीटिंग का टाइम दे रखा है, तो वो 9 बजे वहां पर आ जाएंगे। हमारी तरह नहीं कि 9 बजे का टाइम दे रखा है, 11-12 बजे पहुंच रहे हैं आराम से। और आजकल के जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो नेता हैं, वो तो लेट जाते ही हैं, क्योंकि जब तक लेट नहीं जाओगे तब तक तुम इम्पोर्टेंट हो ये कैसे पता चलेगा। ये बड़ा ही मिसकंसेप्शन फैला हुआ है, क्या लेट जाने वाला ना और स्टार होता है तरीके का, तो लोग लेट जाते हैं, जानबूझ कर लेट जाते हैं। कुछ घर में कुछ काम नहीं है, खाली पड़े हुए हैं, लेकिन जाएंगे लेट। ठीक है, तो लेकिन जापान से चीज़ सीखने लायक है, जो कि अभी हम सीख नहीं पाए। हाँ, जो हमने संविधान में लिया है वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, तो लॉ लॉ के अनुसार जो काम करना है वो प्रोसीजर को फॉलो करना है, ये चीज़ हमने जापान से सीखी हुई है। ले रखिए। अब बात करते हैं, इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड, क्या ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उधारी का है। देखो, इस बात को लेकर विचार अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद अलग अलग हो सकते हैं।
ठीक है। कुछ लोग तर्क देंगे जो अब तक हमने ये पढ़े हैं कि इनके बेसिस पर हम ये बोल रहे हैं कि बोरोड है। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि भाई ये आप बताइए कि आपने अपना कुछ बनाया है या सब इधर-उधर से कॉपी किया है? तो यहाँ पे अंबेडकर साहब बोलते हैं कि देखो यार, हमने ना क्या किया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल थे, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल थे, उन बेस्ट में से भी जो बेस्ट आइडियोलॉजीज़ हैं, बेस्ट प्रिंसिपल हैं, वो हमने निकाले, सबको डिटेल स्टडी किया है और उन आइडियोलॉजीज़ को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की है, इंडिया के अनुसार ढालने की कोशिश की है, ताकि इंडिया में वो बेस्ट सूटेबल रहें। तो हमने सिर्फ कॉपी नहीं किया है, हमने क्या किया है, कॉपी तो किया ही है, फिर उसे एडिट किया है और तब लाके पेस्ट किया है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट नहीं है, ये कॉपी एडिट पेस्ट है, एक तरीके से ऐसे समझ लो। हालाँकि कुछ हमारी अपनी भी देन है, जैसे 1935 वाला एक्ट चला आ रहा है, हमारी जो प्रैक्टिस चली आ रही हैं, वो हमने आगे कैरी फॉरवर्ड की हैं संविधान में, तो ये हमारी देन है। बाकी आप इसमें अपने-अपने विचार लिख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।